बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, मिड टर्म के बाद आज हमारा सेकंड लेक्चर है और अब हम फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने वाटर का चैप्टर स्टडी किया था, एक्चुअली उसको रिवाइज़ किया था, वो हम मिड टर्म के अंदर भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो आपके फाइनल टर्म के अंदर भी इंक्लूड है, तो उस सारे को आपने अच्छी तरह से दोबारा रिवाइज़ कर लेना है। आज जो सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट विंड। इस चैप्टर के अंदर हम दो मेन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, विंड एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं और वो उसके साथ साथ उनके एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है, उसके ऊपर भी वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सराउंडिंग के साथ जो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप होता है, डिफरेंट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, विंड, वो ये सारे फैक्टर्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। हमारा टॉपिक सिर्फ विंड है, लाइट एंड टेम्परेचर हम अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंस टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर दैट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ विंड। तो दो मेन हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो हैं, फर्स्ट है कि विंड किस तरह से इकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ उनको वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए और किस किस तरह से वो लाइफ के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा है। सेकेंडली इसकी इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द विंड फैक्टर, यानी विंड एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ विंड। एयर जो है ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। डिफरेंट गैसेस जो है एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं। हमें तो ब्रीदिंग के लिए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नेसेसरी होती है ना, लेकिन जब हम सांस लेते हैं, हम इनटेक करते हैं एयर का, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी दूसरी गैसेस भी होती हैं जिनको हम इनहेल करते हैं। लेकिन साइड बाय साइड जैसे हम एक्सेल करते हैं तो वो सारी गैसेस हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, वो बाहर आ जाती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रिटेन नहीं रहती। जिसमें मैक्सिमम अमाउंट है नाइट्रोजन की। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन। उसके बाद जो अदर गैसेस हैं लाइक सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारी गैसेस जो हैं ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। अगर तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर बहुत सारी कार्सिनोजेनिक गैसेस भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो एयर जो है ये एक्चुअली मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का जो कि प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है? ये अर्थ का, जब हम अर्थ लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 6 to 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और जो मूविंग एयर होती है, जो हाई प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव कर रही होती है, उसको हम विंड कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि विंड हम सबको पता है कि ये हर जगह पे प्रेजेंट है। कहीं पे ये एयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर ये स्टिल है तो ये एयर है, अगर ये बहुत स्पीड से मूव कर रही है तो इट इज़ नोन एज विंड। तो ये हर जगह पे प्रेजेंट है, सी कोस्ट में भी प्रेजेंट है, हाई एल्टीट्यूड में भी प्रेजेंट है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, अल्टीट्यूड का मतलब है कि इन हाई एरियाज़ जो कि हाइट पे होते हैं, लाइक माउंटेन्स हैं, जो हाइट पे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये प्लांट्स को किस तरह से इफेक्ट कर रही है? ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन को। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। तो जितनी तेज़ एयर होगी, एयर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये लो डाउन होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अब इस एडवांटेज के साथ साथ ये डिफरेंट मैकेनिकल डैमेज में भी होती है। मैकेनिकल डैमेज का मतलब है कि जब ये बहुत स्पीड के साथ विंड मूव कर रही होती है तो जो वीक प्लांट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। उसके अलावा जो सॉइल की अपर लेयर होती है जो कि मोस्ट फर्टाइल होती है, वो भी इस विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह लोकेट कर जाती है। फिर ये एक और एडवांटेज है इसका कि ये स्कैटरिंग ऑफ पोलन्स, जो पोलन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको स्कैटर करती है, उनको डिस्पर्स करती है। तो इन अदर वर्ड्स ये पोलिनेशन के अंदर हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ विंड ऑन प्लांट्स, कि विंड के हमारे प्लांट्स के ऊपर
इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब ये इफ़ेक्ट्स वो हैं जो कि बैड इफ़ेक्ट्स हैं या वो डिस्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ को, यील्ड को, उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। फर्स्ट वन इज़ डेजिकेशन। डेजिकेशन मीन्स सिंपली ड्राइनेस। जितनी एयर की मोशन ज़्यादा होगी, एयर स्पीड से मूव करेगी, उतनी ही प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन इंक्रीज़ होगा। ट्रांसपैरेशन रेट इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स कि प्लांट्स के अंदर जितना भी वाटर है वो मैक्सिमम अमाउंट में वेपर्स की फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो रहा है। तो अगर प्लांट्स का वाटर मैक्सिमम रिलीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर विद इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन, तो प्लांट्स के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। जब वो वाटर की कमी हो जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट प्लांट ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे प्लांट ड्राई होना शुरू हो जाएगा वो डेजिकेट होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेजिकेशन। सेकंड है ड्वार्फिंग। ड्वार्फिंग का मतलब होता है साइज़ का छोटा रह जाना। ड्वार्फिज्म, साइज़ जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अब ड्वार्फिज्म किस तरह से होता है कि अगर प्लांट की जो अगर प्लांट इमेच्योर स्टेज में है और इमेच्योर स्टेज में ही उसकी विंड के इफेक्ट की वजह से उसके अंदर ड्राइनेस होना शुरू हो गई है, तो जितनी ज़्यादा उसके अंदर ड्राइनेस इंक्रीज़ होती जाएगी, प्लांट की टर्जिडिटी क्या है, बिल्कुल वो उसका जो लीफ जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम टर्जिड कहते हैं। तो उसकी टर्जिडिटी लूज़ हो जाएगी। जब टर्जिडिटी लूज़ हो गई तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसको हम ड्वार्फनिंग या ड्वार्फनिज्म कहते हैं। सेकेंड है डिफॉर्मेशन। ऑब्वियसली डेजिकेशन और ड्वार्फनिंग के रिजल्ट में डिफॉर्मेशन तो होगी। जैसे जैसे प्लांट की जो साइज़ है वो उसका छोटा होगा, ड्वार्फनिज्म आएगा, डेजिकेशन होगी, एयर उसमें से मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज़ होगी, तो प्लांट की शेप जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब शेप में उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो सकती है, उसके लीव्स की शेप चेंज हो सकती है, उसका ट्रंक यानी उसकी स्टेम की शेप चेंज हो सकती है। इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट है ब्रेकेज। अब ब्रेकेज क्या है, जब विंड बहुत स्पीड के साथ चल रही होती है ना, बहुत तेज़ हवा होती है, तो उससे क्या होता है कि जो वीक प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है वो उस विंड की स्पीड की वजह से वो टूट जाते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो वो प्लांट तो वो ट्री तो ख़त्म हो गया ना। अगर उसका नीचे से जो स्टेम रह गया है सॉइल के अंदर वो ग्रो करता भी है तो इट टेक्स ईयर्स टू ग्रो, उसको बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है वो दोबारा से ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज़ एब्रेयन। अब एब्रेयन क्या है, स्क्रैपिंग जैसे वो स्क्रैचेस नहीं होते इस तरह से। अब जब बहुत तेज़ी से एयर मूव कर रही होती है तो जो सॉइल की अपर लेयर होती है जो मोस्ट फर्टाइल भी होती है, ये उस एब्रेसिव फोर्स की वजह से या एयर की विंड की फोर्स की वजह से उसकी अपर लेयर लोकेट कर जाती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। उसके अलावा जो प्लांट्स की बार के ऊपर स्मॉल बर्ड्स निकल रही होती हैं जिन्होंने अभी ग्रो करके एक नई ट्विंग में कन्वर्ट होना होता है, वो बर्ड्स वहाँ से डैमेज होती हैं। अगर किसी प्लांट की बार्क जो है वो थोड़ी वीक है तो वहाँ से बार्क रिमूव हो जाती है, वो टूट जाती है। तो ये एब्रेयन यानी स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा प्लांट्स की जो अपर सरफेस है उसके ऊपर इसकी वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉगिंग। लॉगिंग है टेम्परेरी, एक्चुअली इसको टेम्परेरी कहते हैं हम, कि ये टेम्परेरी कोई इंजरी होती है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लैटेंड जो होते हैं वो ग्राउंड के अगेंस्ट जब खड़े होते हैं तो वहाँ पे उनके लिए खड़े रहना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ विंड, क्योंकि वो जिनकी स्टेम वीक है, फ्लैट है, वो भी इमेच्योर स्टेज में है, फुली मेच्योर नहीं हुए, तो उनकी जो स्टेम होती है वो बिल्कुल सीधी ग्रो नहीं करती, वो एयर के प्रेशर में मूव करती है। सपोज करें एयर अगर वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है तो प्लांट का झुकाव लेफ़्ट साइड पे हो जाता है, तो उसकी स्टेम सीधी नहीं रहती। बहुत सारे प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी स्टेम बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि वो साइड पे टिल्टेड फॉर्म में होती है। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट पिक्चर में अगर आप कर्सर को फॉलो करें तो ये एयर के प्रेशर की वजह से ये प्लांट सीधा ग्रो नहीं किया, बल्कि ये इस तरह से इसकी ब्रांचेस साइड की तरफ झुकी हुई हैं। ये एक तरफ झुका हुआ है प्लांट जैसे गिर रहा हो, तो ये इसलिए है क्योंकि एयर इस तरफ से आ रही है, एयर इसके ऊपर प्रेशर के साथ मूव कर रही है, इसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ये इसका जो स्टेम है वो स्ट्रेट नहीं रहा, वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर वो एक साइड की तरफ मूव करना शुरू हो गया। उसके बाद हमने ब्रेकेज और ब्रेशंस पढ़ी हैं, ये ब्रेकेज है। अब ये विंड इतनी स्पीड से थी कि ये देखें इतना बड़ा दरख्त है, ये इसकी रूट्स हैं, ये पूरे का पूरा ही वहाँ से निकल के गिर गया है, तो ये यहाँ से पूरी तरह से इसकी ब्रेकेज हो गई है।
फिर ये लॉगिंग हमने पढ़ा। अब ये देखें, लॉगिंग या एब्रेशन दोनों के लिए ये डायग्राम ठीक है कि ये जब एयर बहुत स्पीड से चलती है तो ये जो अपर लेयर होती है सॉइल की, जो कि मोस्ट फर्टाइल होती है, ये यहाँ से लोकेट कर जाएगी। अब एयर की स्पीड डायरेक्शन जिस तरफ होगी ये उसके साथ साथ नेक्स्ट एरिया में मूव कर जाएगी। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ विंड, के किस तरह से विंड जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। विंड की एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर है विंड का वो ये है कि ये पोलिनेशन में हेल्प आउट करती है। प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जब एयर स्पीड से चलती है तो ये उसके साथ मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन एरिया टू एन अदर, और जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो विंड के ज़रिए जो पोलिनेशन हो रही होती है उसको एनिमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट इज़ विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल भी ऑलमोस्ट विंड पॉलिनेशन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स नहीं हो रहे होते, इसमें सीड्स भी डिस्पर्स होते हैं, इसमें फ्रूट्स भी डिस्पर्स होते हैं, इसलिए इसको एनीमोकोरी कहते हैं। एनीमोकोरी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, एनीमोफिली डिस्पर्सल ऑफ पोलन्स एंड एनीमोकोरी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। जो डेवलपिंग फ्रूट्स होते हैं, अभी इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं, जब बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं और अभी फ्रूट पूरी तरह से राइप नहीं किए हुए होते, पके हुए नहीं होते, तो वो टूट जाते हैं अपने प्लांट से। तो ये उसमें इसका ये करैक्टर है कि ये अभी रिड्यूस्ड साइज़ जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं ये उनको डिस्पर्स कर देती हैं, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, जहाँ पे वो फ्रूट जाके गिरेगा उसको एनिमल्स खा लेंगे, लेकिन जो उसके सीड्स होंगे वो उनके डिस्चार्ज के ज़रिए वहाँ सॉइल के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है टू स्टोर, टू रीस्टोर द सप्लाई और स्टॉक, यानी जो स्टॉक या स्टोरेज अमाउंट आपके पास किसी भी एलिमेंट की प्रेजेंट है उसको रीस्टोर करना उसको दोबारा से इन्हांस करना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने में हेल्प आउट करती है। वो किस तरह से कि जब विंड बहुत तेज़ी से चलती है तो एयर के गिर्द जो सराउंडिंग एयर स्टिल और सराउंडिंग एयर होती है ना लीव्स के अराउंड, वो वहाँ से मूव करती है बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ एयर। तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वो मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर मूव करती है और प्लांट के अंदर उसकी स्टोरेज मैक्सिमम हो जाती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी एलिमेंट इन फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उन स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट के इनसाइड मूव कर जाती है। जो लास्ट इंपॉर्टेंस है इसकी दैट इज़ कूलिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली जब तेज़ विंड चलेगी प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा, एंड ट्रांसपायरेशन का जो मेन इफेक्ट है वो कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि प्लांट से वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स रिलीज़ हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, तो प्लांट्स उसको जो वाटर है उसको रिलीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट के अंदर जितनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स आएंगे उतना ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो डाउन होगा और कूलिंग इफेक्ट होगा। अगर आप गर्मियों में दरख्त के नीचे भी बैठते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट आपको वो थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।